नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संजय कदम है। मैं एक रिटायर्ड हुआ ट्रक ड्राइवर हूं। रिटायर्ड इसलिए क्योंकि मैं 1980 से लेकर 2010 तक ट्रक चलाया करता था। उसके बाद मैंने ट्रक चलाना छोड़ दिया। मुंबई, नासिक, पुणे ये मेरा रोज का रास्ता था। कभी कभी मैं महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी जाया करता था। महाराष्ट्र की सड़कों से मेरी पुरानी जान पहचान है। अंधेरा, अकेलापन, थकान, ये हम जैसे ट्रक ड्राइवरों के लिए कोई नई बात नहीं है और हमें आने वाली मुश्किलें तो रोज की है, पर यही मुश्किलें हमें निडर बनाती है। पर उस रात यानी 7 अगस्त की रात, उस रात जो हुआ उसे लिखते हुए भी आज मेरे हाथ कांप रहे हैं। जब ये घटना घटी थी, मेरे साथ मेरा एक क्लीनर हुआ करता था, प्रशांत। उस वक्त वो कोई 17-18 साल का रहा होगा। वो 8वीं में फेल हो गया था। हमारे ही पड़ोस के गांव में रहता था। उस समय वो मेरे साथ साल भर से ट्रक पर था। स्वभाव से बड़ा खुशमिजाज, बातूनी और हंसमुख। पर उस रात के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। उस रात उसे जो मानसिक सदमा लगा, उससे वो कभी उभर नहीं पाया। बात 1988 की है। रात 8 बजे मैं नासिक से माल लेकर निकला था। सुबह होने तक हमें मुंबई पहुंचना था। रास्ता हमेशा का और सीधा साधा था। ट्रक भी ठीक चल रहा था, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मौसम अचानक से बदलने लगा। 9 बजे होंगे जब आसपास का अंधेरा और भी गहरा होता गया। हवाएं तेज चलने लगी और जोरदार बारिश होने के आसार थे। पहले कुछ बूंदें गिरी और फिर अचानक एकदम से जोरदार बारिश शुरू हो गई। फिर तो बारिश ऐसी शुरू हुई कि सामने का दिखना ही बंद हो गया। वाइपर शीशे पर तेजी से रगड़ रहे थे, पर उनका कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में सड़क पर पानी भरता गया, जैसे पड़ोस के नालों में बाढ़ आ गई हो। तब हमने पीछे मुड़कर दूसरे रास्ते से जाने का फैसला किया और फिर रास्ता ढूंढते ढूंढते पता नहीं हम कहाँ चले गए। पहले से ही जोरों की बारिश और ऊपर से हम कहाँ थे हमें खुद पता नहीं था। बारिश के कारण आसपास हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब प्रशांत ने पूछा, दादा कहीं रुक जाए क्या? हाँ, आगे कहीं रुकते हैं। गाड़ी के अंदर के सामान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पर आसपास भी कुछ नहीं था, न ढाबा, न पेट्रोल पंप और न ही कोई गांव। बस थी तो सड़क, बारिश और दोनों तरफ छोटे मोटे पेड़। ऐसे ही कुछ दूर हम आगे गए कि प्रशांत ने एक तरफ इशारा किया। दादा उधर कुछ है, शायद बिल्डिंग दिख रही है। मैंने उसकी उंगली की तरफ देखा तो सड़क से थोड़ा अंदर एक पुरानी बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही थी। 2 मंजिला और काफी बड़ी। अंदर की सारी लाइटें बंद थी, फिर भी वो हमें दिख रही थी, क्योंकि वहां पर सड़क की इकलौती बची हुई लाइट की रोशनी उस पर पड़ रही थी। बारिश की वजह से वो जगह भले ही साफ नहीं दिख रही थी, पर लगा कोई सरकारी बिल्डिंग होगी। वॉचमैन या कोई तो होगा वहां, और इसलिए हमने उस तरफ जाने का रास्ता ढूंढा और गाड़ी सड़क से उतारकर उस बिल्डिंग की तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास जाकर देखा तो पूरी बिल्डिंग काली सी पड़ गई थी। दीवारें बारिश के कारण गीली थी। खिड़कियों के कांच कई जगह से टूटे पड़े थे। सामने ही एक पुराना लोहे का गेट था, जो कि पहले से ही खुला था और उस पर जंग लगी एक जंजीर लटक रही थी। मैंने पहले बिल्डिंग और फिर प्रशांत की तरफ देखकर कहा, बंद लग रही है, पर अंदर चलते हैं, बारिश रुकने तक यहीं रुकेंगे। ये कहकर मैंने गाड़ी अंदर ले ली और बिल्डिंग के पुराने पोर्च में पार्क कर दी। ऐसी जगह जहां कम से कम बारिश सीधे गाड़ी पर न गिरे। हम दोनों नीचे उतरे, टॉर्च निकाला और टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई।
बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था। प्रशांत टॉर्च आगे बढ़ाकर पढ़ने लगा और वो अचानक पीछे हट गया। दादा, क्या ये पागलों का अस्पताल लगता है। वो सुन मेरे पेट में जैसे गोला सा बन गया। प्रशांत फिर से मेरे पास आया और बोला, दादा गाड़ी में ही बैठते हैं, मुझे अंदर नहीं जाना। मैंने भी उसकी बात मान ली। हाँ सही है, वैसे भी हमें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही गाड़ी में रुकते हैं। हम वापस ट्रक में ही बैठ गए। रेडियो चालू किया, बिस्किट निकाले और पानी के साथ थोड़े बिस्किट खा लिए। वक्त गुजरने के साथ बारिश का जोर बढ़ता ही चला गया। बारिश और तेज शुरू हो गई। लगा कि अच्छा हुआ हम यहां आकर रुक गए, वरना कहीं ना कहीं पक्का फंस जाते। बारिश की आवाज के अलावा बाकी सब शांत था। रात के 12 बज चुके थे और बैठे बैठे बोरियत होने लगी थी। प्रशांत तो कब का सो गया था, पर मैं जाग रहा था। मेरी आंखें भारी हो रही थी। मैं बार बार बाहर देख रहा था, पर बारिश थमने का या कम होने का नाम नहीं था। और तभी बिल्डिंग की ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की में मुझे रोशनी दिखाई दी। बस एक पल के लिए अंदर से रोशनी आई और चली गई। मैंने अपनी आंखें मली, फिर से ऊपर देखा। खिड़की में फिर से पहले जैसा अंधेरा था। लगा कि शायद बिजली कड़की होगी और उसकी रोशनी उस शीशे पर पड़ी होगी, क्योंकि बारिश अब भी वैसी ही जारी थी। मैंने खुद को समझाया और फिर इधर उधर देखने लगा, पर 10 मिनट बीते होंगे। वही खिड़की फिर से चमक उठी, इस बार पहले से ज्यादा देर। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई टॉर्च घुमा रहा हो। अब तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि वो बिजली की चमक नहीं थी। बिजली की रोशनी इतनी देर तक नहीं टिकती। यहां पक्का कोई है। मैंने प्रशांत को हिलाया, पशा उठ, जल्दी उठ। प्रशांत उठा और उसने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? अरे ऊपर देख, उस खिड़की में। प्रशांत ने आंखें मलते हुए ऊपर देखा। खिड़की में अब फिर से अंधेरा था। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अरे अंदर रोशनी थी, लगता है अंदर कोई है। प्रशांत और मैं खिड़की की तरफ देखते रहे। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। दादा कहीं भी कुछ नहीं है, सो जाओ, आपको वहम हुआ होगा। मैं भी चुप हो गया, पर मुझे पता था मैंने अंदर रोशनी देखी थी। फिर भी मैं शांत रहा। सोचा कि वहां कोई होगा तो फिर से रोशनी दिखेगी। अब मेरा ध्यान बार बार उसी खिड़की की तरफ जा रहा था, पर काफी देर बीत गई और कुछ नहीं दिखा। अब आंखें बंद होने लगी थी। प्रशांत तो कब का खर्राटे लेने लगा था। रात का 1 बज रहा होगा। मैं आंखें मूंदने की कोशिश कर रहा था। मैं गाड़ी की सीट पर तिरछा बैठा था और मेरा सिर स्टीयरिंग पर टिका था। नींद इतनी आ रही थी कि आसपास की सारी आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगी। और ट्रक के पिछले हिस्से पर जोरदार वार हुआ, इतनी जोर से कि पूरा ट्रक हिल गया। प्रशांत चौंक गया और हड़बड़ाकर नींद में उठकर बैठ गया। मैं भी झट से उठा और दोनों हाथों से स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। प्रशांत ने चिल्लाकर कहा, क्या था ये? मैं भी तब इधर उधर देख रहा था और मैंने आसपास देखते हुए कहा, पता नहीं, पर ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी पर कुछ गिरा है, कोई भारी चीज। हम दोनों हैरान होकर आसपास देखने लगे। गाड़ी के बाहर जाकर देखने की हम दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम कुछ देर वैसे ही बैठे रहे, ये देखने के लिए कि फिर से कोई आवाज आती है या नहीं। आवाज इतनी अचानक आई थी कि हमें पता ही नहीं चला कि वो कहां से आई है। 2-4 मिनट शांत बैठे रहने के बाद हम दोनों ने केबिन के पीछे लगे कांच से झांक कर पीछे देखने की कोशिश की।
पर वहां साफ कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि कांच पर बाहर की तरफ से पानी जम गया था। शायद ट्रक के पिछले हिस्से पर कुछ गिरा था। बड़े पेड़ की टहनी या हवा से कुछ उड़कर आया होगा। आखिरकार थोड़ी देर बीत जाने के बाद मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। पहले एक नजर बाहर देखकर मैंने तसल्ली की और फिर नीचे उतरा। टॉर्च जलाई और पहले गाड़ी के निचले हिस्से में देखा। थोड़ी तसल्ली हो गई कि आसपास कुछ नहीं है, और तब मैं ट्रक के पीछे चला गया और वहां से ऊपर की तरफ देखा। वहां ऊपर भी कुछ नहीं था, न कोई टहनी थी और ना ही आसपास कोई बड़ा पत्थर या कोई चीज थी। लेकिन ट्रक के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा गड्ढा पड़ा था। वो किसी बाहरी चीज के टकराने से हुआ था और उस गड्ढे के चारों तरफ कीचड़ के निशान थे, जैसे हाथों के निशान होते हैं। वो इंसानी हाथों के थे या किसी और चीज के, पर वो निशान बाहर से अंदर की तरफ दबे हुए नहीं थे, बल्कि अंदर से बाहर की ओर धकेलने जैसे थे। और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मन में एक डर सा बैठ गया कि आसपास कोई है, और मैं तुरंत आगे की तरफ भागा। मैं तुरंत गाड़ी में चढ़ गया और अंदर जाकर मैंने प्रशांत को बताया कि पीछे कुछ आया था, पर अब वहां कुछ नहीं है, लेकिन गाड़ी में एक बड़ा गड्ढा पड़ गया है। प्रशांत भी ये सुनकर थोड़ा डर गया और वो तुरंत बोला, दादा हम अंदर चले क्या? यहां मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। क्या पता कोई जानवर वगैरह आ गया होगा। मुझे उसकी बात पर अचरज हुआ। मैंने उससे पूछा, क्यों? पहले तो तू अंदर जाने से डर रहा था ना? उसने अपनी चादर समेटते हुए कहा, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई जानवर आसरा ढूंढते हुए आया होगा और वो फिर नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? उसे हमारी गंध लग गई होगी तो वो शायद फिर से आएगा। उससे अच्छा है कि हम अंदर चलते हैं, वहां हमें ज्यादा सुरक्षित लगेगा। बिल्डिंग मजबूत है, ट्रक में बैठने से अच्छा अंदर जाना ही ठीक है। एक तरह से उसकी बात भी सही थी। बाहर बारिश अब और ज्यादा बढ़ गई थी और ट्रक में अब ठंडी हवा घुस रही थी। मैंने कुछ पल सोचकर उसकी बात मान ली। मुख्य दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। हमने अंदर जाने से पहले तसल्ली की कि कहीं वहां आसपास किसी जानवर के पैरों के निशान तो नहीं है, पर वहां वैसा कुछ भी नहीं था। और फिर हम अंदर दाखिल हुए। अंदर एक बड़ा हॉल था और एक रिसेप्शन काउंटर था। कुर्सियां यहां वहां टूटी बिखरी पड़ी थी। जमीन पर पुराने कागजात फैले थे और दीवारों पर पीले पड़े पुराने नोटिस लगे थे। कुल मिलाकर सब अजीब सा माहौल था, जिसे देखकर लग रहा था कि कई सालों से यहां कोई आया नहीं होगा। वहीं एक तरफ दीवार पर एक पुराना लकड़ी का काला बोर्ड था। मैंने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। वार्ड ए, कमरा 1 से 50। वार्ड बी, कमरा 51 से 100। ऊपरी मंजिल कमरा 101 से 200, 201 से 212। मेडिकल रूम और विशेष कक्ष 213। विशेष मेडिकल उपचार कक्ष, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। हम और आगे बढ़ने लगे। प्रशांत तब धीरे से बोला, चलो कोई अच्छा कमरा या जगह ढूंढते हैं जहां हम सुरक्षित रहे। और फिर हम चलने लगे। हमने पहले नीचे के कमरे देख लिए तो उनमें से कुछ कमरों के दरवाजे ही नहीं थे, और जिनके दरवाजे थे वो कमरे बंद थे। प्रशांत और मैं हम और आगे बढ़े। तब वो दीवारों पर यहां वहां टॉर्च घुमा रहा था। थोड़ा आगे हमें सीढ़ियां दिखी। नीचे कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने ऊपर जाने का सोचा। हमने बस एक दूसरे को इशारा किया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चले गए। ऊपर पहुंचते ही हमने दोनों तरफ के गलियारे में रोशनी डाली। दोनों तरफ लंबा कॉरिडोर था। वहां सब शांत था,
और पुराने बेंच धूल खा रहे थे। फिर हमने एक गलियारे में जाकर देखने का तय किया। मैं बाईं तरफ के कमरे देख रहा था और प्रशांत दाईं तरफ के। 2-4 कमरे आगे बढ़े ही थे कि अचानक प्रशांत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो वहीं पर थम गया। उसके अचानक छूने से मैं चौंक गया। मैंने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गए? उसने टॉर्च की रोशनी एक तरफ टिकाते हुए कहा, दादा दादा इधर देखो। मैंने उसकी टॉर्च की दिशा में देखा। एक कमरे की दीवार पर नाखूनों से खरोचने की सैकड़ों लकीरें थी, जैसे कोई सालों से उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। और उन लकीरों के बीच एक वाक्य लिखा था और वो था मराठी में, मला सोडा मी वेड़ा नहीं। मतलब वहां ऐसा लिखा था कि मुझे छोड़ दो, मैं पागल नहीं हूं। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर तो लग रहा था, पर खुद को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी था। वो फिर से पीछे मुड़ा और सीढ़ियां उतरकर वापस खाली जगह में आ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे उतरा। नीचे आते ही वो मुझसे बोला, दादा दादा यहीं सोते हैं, यहीं नीचे, रिसेप्शन काउंटर के पीछे। मैंने उससे पुख्ता करते हुए पूछा, ऊपर की मंजिल पर नहीं जाना? प्रशांत ने गर्दन ना में हिलाकर मना किया। पर सच कहूं तो वहां का पूरा माहौल बहुत ही अजीब था। वो फिर से शांत आवाज में बोला, हम यहीं सोते हैं, इससे हमारी गाड़ी पर भी नजर रहेगी और कुछ भी अजीब लगा तो तुरंत बाहर निकला जा सकेगा। रात के तब 1:30 या 2 बज रहे होंगे। हमने कुछ लोहे की कुर्सियां जमा की और लोहे का एक बेंच खड़ा कर दिया ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आ सके। और फिर हमने वहीं पर रिसेप्शन काउंटर के नीचे थोड़ी जगह बनाई और वहीं अंदर लेट गए। काफी समय शांति में बीता, न कोई आवाज, न कोई हलचल। ये सब कुछ उस जगह का असर था या कुछ और, पर न चाहते हुए भी हमें नींद आ रही थी। और फिर हमारी आंख लग गई। कब और कैसे कुछ पता नहीं चला, पर रात के 3 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमारे लगाए हुए बेंच को खिसका रहा है। उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं घबराकर जाग गया। जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि प्रशांत पास में नहीं था। वो अपनी सोने वाली जगह पर नहीं था। ये देखकर डर की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पहले मैंने धीरे से आवाज दी, प्रशांत। 1 बार, 2 बार, पर हर तरफ वैसी ही खामोशी थी। प्रशांत। मैं कुछ देर चुप रहा और फिर थोड़ी और जोर से आवाज दी, प्रशांत। उस खाली हॉल में मेरी आवाज गूंज उठी, पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं उठा, अपनी टॉर्च ली और पहले धीरे से बाहर मुंह निकालकर देखा कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है, पर वहां कुछ नहीं था। तसल्ली करने के बाद मैं बाहर आया। फिर मैंने वहां पैरों के निशान देखे, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रशांत गाड़ी में गया है या कहीं और। एक पल ऐसा लगा कि शायद पेशाब करने के लिए कहीं गया होगा। मैंने फिर से हमारे सोने वाली जगह पर देखा। उसकी टॉर्च भी वहां पर नहीं थी। अब तो मुझे और भी डर लगने लगा। मैं पूरे हॉल में घूमा। पास ही एक बाथरूम था, वो भी देखा। वो वहां भी नहीं था। मैं बाहर गया, गाड़ी के अंदर देखा तो वो गाड़ी में भी नहीं था। अब मेरे सीने में धड़कन तेज हो गई। शरीर पर बार बार कांटा सा उठ रहा था। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया तो मैं नीचे कॉरिडोर पार करते हुए फिर से उस आखिरी सीढ़ी की तरफ चला गया। सीढ़ी के पास गया और मैंने ऊपर देखा। ऊपर की मंजिल पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी, पर ऊपर से
एक मध्यम रोशनी आ रही थी। किस कमरे से ये नहीं पता, पर रोशनी दिख जरूर रही थी। क्या प्रशांत ऊपर गया था? और उस वक्त मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो सीढ़ियों पर जमी धूल में अनगिनत पैरों के निशान थे। ये कैसे मुमकिन है? प्रशांत मुझे बिना बताए अकेला ऊपर क्यों जाएगा? पर निशान देखकर इतना तो मुझे समझ आ रहा था कि वो पक्का ऊपर ही गया है। मैं डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। धीरे धीरे एक एक पायदान ऊपर जाने लगा। हर पायदान के साथ मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। पैर ऐसे भारी हो गए थे कि मैं उन्हें उठा नहीं पा रहा था। कुछ सीढ़ियां चढ़कर ही मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मेरे अंदर बूढ़ी थकी हुई हड्डियां हो। और सबसे डरावनी बात कि ऐसे ठंडे माहौल में भी सिर से पसीने की बूंदें गर्दन तक बह रही थी। चेहरे और माथे पर पसीना उभर आया था। फिर भी मैं जैसे तैसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचा। वो एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कमरे और उनके बंद दरवाजे। दरवाजों पर नंबर लिखे थे, 201, 202, 203। पर गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक हल्की पीली रोशनी थी, एकदम आखिरी कमरे में। क्या प्रशांत वहां गया होगा, या उसे कोई सुरक्षित कमरा मिल गया था इसलिए वो वहां चला गया था? मैं उस कमरे की तरफ चलने लगा। मैंने टॉर्च आगे पकड़ी हुई थी। मैं दरवाजे गिनते हुए आगे बढ़ता गया। 201, 202, 203, 204 और फिर मैं आखिरी दरवाजे तक पहुंचा, 213। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से पीली रोशनी आ रही थी। मैंने उसे आवाज दी, प्रशांत। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दरवाजा थोड़ा सा अंदर धकेला और अंदर झांक कर देखा। अंदर एक दीवार पर पीली रोशनी की वजह से एक बड़ी सी परछाई दिख रही थी। मैं अंदर चला गया। वो कमरा बड़ा था। वहां एक पुरानी मेज थी। एक कोने में एक पुराना लोहे का पलंग भी था। वहीं एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी थी और कुर्सी में हाथ और पैर बांधने के लिए चमड़े के पट्टे लगे थे। और प्रशांत उसी कुर्सी के सामने खड़ा था, पर उसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने वहीं खड़े होकर उसे आवाज दी, प्रशांत, यहां क्या कर रहा है? मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी, कम से कम बताकर तो आना चाहिए था। प्रशांत मुड़ा नहीं और कुछ बोला भी नहीं। उसके हाथ में एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल थी। शायद वो किसी मरीज की फाइल थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ पर लाल खरोंचे थी, नाखूनों की ताजा खरोंचे, जिनमें से खून रिस रहा था। वहां क्या हुआ होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उसके पास जाने वाला था और उसे हाथ लगाने ही वाला था कि तभी उसकी आवाज आई, मी बेड़ा नाही, मला सोडा। मी बेड़ा नाही, मला सोडा। मी बेड़ा नाही, मला सोडा। वो बोला, पर वो आवाज प्रशांत की नहीं थी। वो किसी बूढ़े आदमी की भारी और थकी हुई आवाज लग रही थी। मुझे वो अजीब लगा। प्रशांत, ये क्या बड़बड़ा रहा है? चल हम गाड़ी में चलते हैं, यहां से कहीं और चले जाएंगे। और ऐसा कहते हुए मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने झटके से मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो पूरी तरह खुली थी, पर पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ गई थी। आंखों का सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। मुंह भी पूरा खुला था। होंठ कांप रहे थे।
पर उनमें कोई आवाज नहीं थी। और फिर से वो मुझ पर चिल्लाया, मी वेडा नाही, मला सोडा। मैं डर कर पीछे हट गया। प्रशांत उसी तरह अजीब आवाज में बोला, पर उसी पल उसके हाथ से वो फाइल नीचे गिर पड़ी और फिर वो एकदम से जमीन पर बैठ गया। घुटने सीने से चिपकाकर वो रोने लगा, पर अब उसका रोना सामान्य था। दादा, दादा, दादा। वो दादा दादा कहकर मुझे आवाज दे रहा था। मैं तुरंत उसके पास चला गया और उसके पास जाकर बैठ गया। क्या क्या हुआ प्रशांत? प्रशांत, और तू यहां कैसे आया? प्रशांत ने रोते हुए कहा, मुझे 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 नहीं पता दादा। मेरी आंख खुली तो मैं यहां था। मैं कैसे आया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है दादा। दादा, मुझे कुछ भी याद नहीं दादा। मैंने उस फाइल पर टॉर्च की रोशनी डाली। उस पर कुछ लिखा था, मरीज रघु, ऐसा कुछ नाम था। मोरे, उम्र 47 साल, भर्ती 12 जनवरी 1975, बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया, लक्षण खतरनाक, लगातार कमरे से बाहर निकलने की कोशिश, हाथ पैर बांधकर रखना जरूरी। मैंने वो फाइल ली और अंदर पढ़ने लगा। अगला पन्ना पलटा, वहां एक नोट लिखा था, 3 मार्च 1978, मरीज को कमरा नंबर 213 में अकेले रखा गया। कारण, दूसरे मरीजों को परेशान करना, उन्हें जख्मी करने की कोशिश करना। ऐसे उसमें बहुत से पन्ने थे जिनमें उसकी रिपोर्ट और काफी कुछ लिखा था। और एक पन्ने पर लिखा था, नोट 7 अगस्त 1978, मरीज रघुनाथ मोरे, आज सुबह निधन। उसका कारण, खुद को चोट पहुंचाकर। मौत के वक्त उम्र 50 साल। मौत की जगह कमरा नंबर 213। मैंने तारीख फिर से पढ़ी, 7 अगस्त, मतलब आज की तारीख। 7 अगस्त मतलब आज के ही दिन इसी कमरे में वो मरा था। मैंने तुरंत वो फाइल बंद कर दी और प्रशांत को हिलाते हुए कहा, चल चल, हमें यहां से निकलना होगा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी उस कमरे का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ बंद हो गया। मैं उठा, दौड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजा जोर से धकेला, पर दरवाजा नहीं खुला। मैंने बार बार जोर लगाकर देखा, पूरी ताकत से धक्का दिया, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इतने में प्रशांत की कांपती रोती आवाज मेरे कानों पर पड़ी, दादा, दादा। मैं पीछे मुड़ा तो उस पुराने पलंग पर कोई था, सफेद शर्ट में। वो एक बूढ़ा था, पर वो तो एक पल पहले वहां नहीं था। जब मैं अंदर आया था तब पलंग खाली था। मैंने उस ओर देखा। उस आदमी का चेहरा नीचे की तरफ झुका था, पर फिर भी उसके चेहरे का कुछ हिस्सा मुझे दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सो रहा है, पर उसकी आंखें पूरी खुली थी, कांच जैसी, और उसके होठ वो धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने गौर से सुनने की कोशिश की कि वो क्या बोल रहा है। वो फुसफुसा रहा था, वही एक बात, मला सोडा, मी वेडा नाही, मला सोडा, और उसी पल उसने अपनी आंखें मेरे तरफ घुमाई। मला सोडा। मुझे एकदम से जैसे कोई झटका सा लगा। प्रशांत चिल्लाया,
और डर के मारे रेंगते हुए वो मेरी तरफ आ गया। उसके धक्के से मैं भी पीछे गिर पड़ा और मेरे हाथ से टॉर्च भी नीचे गिर पड़ी और गिरते ही टॉर्च बुझ गई। हर तरफ घुप अंधेरा हो गया। मैं जमीन से उठा, टटोलते हुए टॉर्च को ढूंढा। टॉर्च चलाने की कोशिश की पर टॉर्च भी नहीं जला। बैटरी खत्म नहीं हुई थी। मुझे याद था कि मैंने अभी नई डाली थी, पर कुछ भी करूं पर टॉर्च नहीं जल रहा था। प्रशांत तू कहाँ है? प्रशांत। और मुझे प्रशांत की आवाज आई। दादा मैं यहाँ हूं। दादा मैं यहाँ कोने में हूं। मैं रेंगते हुए उसके पास चला गया। हिलना मत, बस मेरा हाथ पकड़, मेरे साथ चल। पलंग पर अब कोई था या नहीं पता नहीं, पर इस वक्त हमें अपनी जान बचाना जरूरी था। मैं हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़ा और प्रशांत का टॉर्च ढूंढकर उसे चालू किया। टॉर्च जलते ही उसकी रोशनी फिर उस पलंग पर पड़ी, पर अब वो पलंग खाली था। पर पलंग पर एक गहरा निशान था, जैसे कोई बहुत देर तक उस पर लेटा रहा हो। और पलंग की लोहे की सलाखों पर जहां जंग लगी थी, वहां पर नाखूनों की खरोंचें थी। वहीं पास की दीवार पर भी नाखूनों की खरोंचें थी। हम सीधे दरवाजे की तरफ चले गए और हम दोनों ने पूरी जान लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही मैंने झट से प्रशांत को बाहर खींच लिया। चल, जल्दी चल। और हम उस गलियारे में भागे, पर भागते हुए हमें पीछे से कदमों की आवाज आ रही थी, भारी और धीरे, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। हम वहां एक पल के लिए भी नहीं रुके। हम सीढ़ियां उतरे, हॉल से बाहर भागे और ट्रक में बैठते ही सब कुछ लॉक कर दिया। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने फिर से कोशिश की, पर फिर भी नहीं हुआ। मैं बार बार कोशिश कर रहा था, पर इंजन शुरू ही नहीं हो रहा था। हम ट्रक में चुपचाप बैठे थे। दोनों दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी। बारिश अब भी जारी थी, पर अब वो थोड़ी धीमी थी। 5 मिनट बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। और तब प्रशांत फुसफुसाया, बच गए शायद। मैंने सिर हिलाया। एक बार फिर से इंजन चालू करने की कोशिश की और इस बार इंजन शुरू हो गया। और तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। तेजी से ट्रक को पोर्च से बाहर निकाला, फिर गेट से बाहर, और फिर हम सीधे सड़क पर आ गए। प्रशांत चुप था। मेरी भी बात करने की इच्छा नहीं थी। काफी समय बीत गया और अब दिन निकल आया था। तब हम फ्रेश होने के लिए और कुछ खाने के लिए एक जगह पर रुके और तब जाकर प्रशांत बोला, दादा एक बात बतानी है। मैंने उसका वो डरा हुआ चेहरा देखते हुए पूछा, क्या हुआ? प्रशांत ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बदला हुआ था, खिंचा हुआ, थका हुआ, पर उसमें एक अलग किस्म की थकान थी जो नींद की वजह से नहीं थी, कुछ अलग ही थी। और तब उसने आगे कहा, दादा उस कमरे में मैं अकेला नहीं गया था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। मतलब? दादा, जब मेरी आंख खुली तो मैं नीचे था, पर एक आवाज आ रही थी ऊपर से, किसी की आवाज, धीरे पर एकदम साफ। और वो आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। वो आवाज कह रही थी, ऊपर आ, ऊपर आ। मुझे लगा कि आप ही मुझे बुला रहे हैं और इसलिए मैं ऊपर गया, पर मेरा मुझ पर काबू नहीं था। मैं जैसे नींद में चल रहा हूं वैसे ऊपर गया। और तब मैंने उससे कहा, पर मैं तो नीचे ही था। थोड़ी देर चुप रहकर वो फिर से बोला, दादा मुझे नहीं पता, पर जब मैं उस कमरे में गया, वहां एक फाइल पहले से खुली थी मेज पर, जैसे किसी ने उसे अभी अभी पढ़कर रखा हो। और जब मैं वो फाइल देख रहा था,
मेरे पीछे से मुझे मुझे किसी की सांस महसूस हुई, एकदम ठंडी। और मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसने अपनी कलाई से मुझे जोर से पकड़ लिया। वो इतनी ताकत थी कि मैं हिल नहीं पाया। और ये देखिए। और तब मैंने उसकी कलाई पर देखा। उसकी कलाई पर गोल लाल ताजा निशान था। वो उंगलियों का निशान था, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। यह आपका नहीं है। मुझे पता है कि आपने मेरे कंधे को पकड़ा था। यह अलग है। और मैं उसकी कलाई देखता रह गया। वो निशान, वो 5 उंगलियों का था, पर वो उंगलियां आम उंगलियों से लंबी थी और थोड़े अजीब तरीके से जमी हुई थी, जैसे उसे उल्टी दिशा में पकड़ा गया हो। उस पल हम दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए, क्योंकि हम दोनों में से किसी को पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है। खाना खाकर हम फिर आगे की तरफ निकल पड़े। दोपहर तक मुंबई पहुंचे, माल उतारा और सब काम निपटा दिया। पर प्रशांत उस दिन से बहुत ही अलग बर्ताव करने लगा था। वो ज्यादा बोलता नहीं था। उसका खाना कम हो गया था। रात को ठीक से सोता तक नहीं था। जब एक रात वो मेरे साथ था, तब मैंने एक बार उसे ध्यान से देखा। वो रात कर उठकर बैठ जाता था, एक टक कहीं देखता रहता था, कहीं अंधेरे में। मैंने उससे पूछा भी था, नींद नहीं आ रही क्या? तब उसने मुझे जवाब दिया था, दादा वो आवाज अब भी कभी कभी आती है। वही आवाज। कौन सी आवाज? वही, ऊपर आ। जब मैं नींद में होता हूं तब आती है और मेरी आंख खुल जाती है। ऐसा लगता है कि मैं सीधे चलते चले जाऊं, या पता नहीं कब मेरा मन और शरीर पर से काबू छूट जाए और मैं उस तरफ चल पड़ूं। मैं उसकी हालत समझ रहा था। मैं उसी दिन उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। तब डॉक्टर ने बस इतना कहा कि एंजाइटी है, डर की वजह से नींद नहीं आ रही और इसलिए उसे ऐसा हो रहा है। उन्होंने उसे गोलियां दी। गोलियां लेने पर उसे कुछ दिन थोड़ा अच्छा लगा, पर 1 महीने बाद प्रशांत ने काम छोड़ दिया। उस वक्त वो बोला, दादा रात को गाड़ी चलाना अब जम नहीं रहा, डर लगता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर फिर भी वो नहीं माना। वो बस एक आखिरी बात बोला, दादा वो कलाई वाला निशान वो अब भी दिखता है। मतलब दाग नहीं, पर कभी कभी वहां भारीपन सा लगता है, ठंडा लगता है, जैसे वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ समझा नहीं कि मुझे क्या बोलूं, और मुझे क्या ही समझाता। मुझे उसकी हालत समझ आ रही थी। आखिर मैंने भी उसे अपने साथ आने के लिए जबरदस्ती नहीं की, पर कुछ महीनों बाद पता चला कि प्रशांत पागल हो गया है और गांव में और यहां वहां दिन भर पागलों की तरह घूमता रहता है। इतने सालों बाद मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, वो जिंदा है भी या नहीं, पर शायद होगा भी, तो वो भी यही बात दोहराता होगा कि मी वेडा नाही, मला सोडा, मला जाऊ द्या। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही।